हेलो एवरीवन, कैसे हो सब लोग। कुछ लोगों के लिए तो ऐसा मतलब मस्त मौका शुरू हो जाता है आजकल। मुझे लग रहा है कुछ बच्चे तो बहुत सिंसियरली पढ़ रहे होंगे कि यस सर का वीडियो आ गया, नेक्स्ट वीडियो आ गया, अब नेक्स्ट और चीज़ें समझेंगे, हम लोग नए कंसेप्ट समझेंगे और पढ़ाई करेंगे। और कुछ लोगों के लिए तो क्या हो रहा होगा, मैं बिल्कुल समझ रहा हूँ। कुछ लोग तो बस बताते होंगे घर पे कि देखो देखो सर का वीडियो आ गया नया, जाते होंगे रूम में ईयरफोन लगा के ऐसा कि मस्त अपना तो मूवी टाइम शुरू हो गया। थोड़ी देर सर बोल रहे हैं वो सुन लेंगे, थोड़ी देर कुछ और टाइम पास कर लेंगे। बेटा देखो पकड़ लूंगा, क्लास जब चालू होगी ना वापस से, तब मैं एक एक को पकड़ूंगा कि क्या क्या तुम लोग ने पढ़ा था वीडियो में, सारी चीज़ें फिर से पूछूंगा। मैं पहले बता रहा हूँ, ये मत समझना कि बस ये तो भी ठीक है गैप भरने के लिए वीडियोस डाले जा रहे हैं। मैं प्रॉपरली जो कंसेप्ट समझा रहा हूँ ना, हर एक चीज़ों के सवाल पूछूंगा क्लास चालू होने के बाद में। छोड़ूंगा नहीं किसी को। जो भी मजे कर रहा है ना, अगर सिंसियरली पढ़ लेना, साथ में मजे कर रहे हो उसके लिए कुछ नहीं, 2 घंटे पढ़ लोगे ना पूरे दिन में तो भी बड़ी बात हो जाएगी अगर ये वीडियो देख के। ठीक है, तो सब वो बच्चे जो मस्ती कर रहे हैं ना, सिर्फ और सिर्फ छोड़ूंगा नहीं बेटा मैं तुम्हें। मेहनत कर रहा हूँ यार, तुम लोग तो बहुत मजे मार रहे हो अकेले बैठे बैठे, थोड़ी मेहनत कर लेना साथ में। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं, हमारे अगले टॉपिक्स पे बढ़ते हैं। ठीक, अगला टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नोट्स बना रहे हो ना साथ साथ में, तो नोट्स पे लिख देना ऊपर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्यों है? एक सवाल 100% पूछा जाएगा, जेडब्ल्यू भले मेन्स हो, जेडब्ल्यू एडवांस में भी काफ़ी चांसेस क्वेश्चन पूछे जाने के, एंड नीट में तो पक्का। ठीक है, ये सवाल 100% पूछा जाता है। न्यूमेरिकल चैप्टर, बिल्कुल फिजिकल केमिस्ट्री का चैप्टर है तो न्यूमेरिकल्स आते हैं उसमें से। तो जो न्यूमेरिकल वाला जो क्वेश्चन होता है ना, वो इस चैप्टर में पूछे जाने का, एक क्वेश्चन पूछे जाने की गुंजाइश बिल्कुल बिल्कुल होती है। और दो पूछे जाए कई जगह, नीट में तो 2 भी पूछे जा सकते, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। टॉपिक ही ऐसा है, इंपॉर्टेंट है, मजे से समझना। ठीक है, इंटरेस्टिंग वे में समझेंगे। अपने को 4 नंबर लेने ही लेने हैं, 4 नहीं 8, जितने भी हो पूछे क्वेश्चन सारे के सारे अपने को ले लेंगे। ठीक है, कैसे लेंगे देखो। टॉपिक क्या है हमारा इस बार? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। क्या पढ़ने वाले हम लोग? हेडिंग दो सब लोग नोट्स के अंदर। क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। लिख लो हेडिंग, कॉलिगेटिव। तुम सोचोगे सर ये क्या कर रहे हो, मतलब आज तो अलग ही अंदाज में दिख रहे हो कि साथ में बता भी रहे हो कि ये लो हेडिंग लिख लो, वेरी इंपॉर्टेंट लिख लो। कुछ बच्चों का सजेशन है सर नोट्स बनाने में मदद करो। सब कुछ मुझसे ही करवाएंगे, मैं जानता हूँ, क्लास में भी मुझे पता है सब कुछ मुझसे ही करवाते हो। एसी चालू कर दो सर, फैन चालू कर दो सर, सब मेरे बाजू में ही रहता है ना, इसलिए ठीक है कोई बात नहीं, ये भी मैं ही करवा देता हूँ। लेकिन करवा रहा हूँ, उसके बाद में फिर भी नहीं किया ना तो देखो पीछे पड़े हूँ। हेडिंग दे दी सब लोगों ने, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। सब सबसे पहले अब छोड़ दो, अब समझो। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के अंदर सबसे पहली चीज मैं बताऊंगा, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज होती क्या है, किन प्रॉपर्टीज को कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज कहा जाता है। Colligative properties are those properties which depends only on number of solute particles present in the solution. Number of solute particles पे डिपेंड करती है। They do not depend on their nature. किस तरह के solute particles है उस पे लेना देना नहीं इन प्रॉपर्टीज का। ये प्रॉपर्टीज किस पे डिपेंड करती है? Number of solute particles dissolved in the solvent to make that solvent. So हमारा यहाँ पे सबसे पहले पॉइंट मैं लिख देता हूँ, प्रॉपर्टीज which depends only on number of solute particles, साथ साथ में लिखते जाओ, depends only on number of solute particles present in solution and not on nature of solute particles. नंबर पे डिपेंड करती है, नेचर पे डिपेंड करती नहीं है। उन प्रॉपर्टीज को क्या कहते हैं? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। क्या कहते हैं? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। सबसे पहली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे, सारी मेंशन कर दे रहा हूं मैं यहाँ पे। ठीक है, सबसे पहली जो हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे वो है RLVP। क्या है? RLVP, दैट इज, पढ़ चुके हैं इसके बारे में, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर पहली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। दूसरी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कौन सी है पता है? एलिवेशन
इन बॉइलिंग पॉइंट। तीसरी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो हम पढ़ेंगे वो है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। एंड फोर्थ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इज ऑस्मोटिक प्रेशर। ये सभी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। पहले मैं इनके बारे में कुछ कुछ चीजें बताता हूँ। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का मतलब क्या हो गया? हमने देखा कि भाई सॉल्वेंट होता है वोलेटाइल, उसके अंदर हम लोग सॉल्यूट अगर ऐड करें नॉन वोलेटाइल, सॉलिड सॉल्यूट ऐड कर रहा हूँ, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट और मिक्स करके सॉल्यूशन बन जाएगा। समझ में आ गई बात? अब एक चीज ये समझना, वो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मैंने ऐड किया है, जो ओवरऑल जो नया सॉल्यूशन बनता है उसका जो वेपर प्रेशर होगा वो पहले वाले जो सिर्फ वोलेटाइल सॉल्वेंट था कंटेनर में, तो उसका जो वेपर प्रेशर था उसके कंपैरिजन में हमारा जो नया जो सॉल्यूशन बना है उसका वेपर प्रेशर क्या होता है? कम होता है। तो जो डिक्रीज होता है वेपर प्रेशर, वो रिलेटिवली कितना डिक्रीज होता है वो हम लोग यहाँ पे पढ़ते हैं। एंड नाम से पता है एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट। ड्यू टू दिस थिंग, जो हमने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड किया, सॉल्यूशन बनाया, इससे जो नया सॉल्यूशन बना, वो जो नया सॉल्यूशन है उसका बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो पहले वाले सिर्फ सॉल्वेंट के कंपैरिजन में क्या होता है? ज्यादा हो जाता है। कितना ज्यादा होता है, कैसे होता है, वो हम उस टॉपिक में डिटेल में डिस्कस करेंगे। फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो जाता है? डिक्रीज हो जाता है, डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट पढ़ेंगे। एंड ऑस्मोटिक प्रेशर टर्म को हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे फॉर दिस थिंग। ऑलराइट, सो एक एक करके हम लोग सभी टर्म आप शुरू करते हैं डिस्कस करना। सो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, एक एक करके सभी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे डिटेल में। तो पहली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, हेडिंग तो पहली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है RLVP, दैट इज रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। फुल फॉर्म लिख लेना, जरूरी नहीं मैं सब कुछ लिखूं, थोड़ा बहुत कुछ भी लिखा करो। RLVP का मतलब क्या हो गया यहाँ पे? रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। क्लियर हो गई ये बात? ऑलराइट, अगली बात अब हम लोग देखते हैं। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर को समझने के लिए सबसे पहली चीज ये समझो कि मान लो मैंने लिया यहाँ पे एक सॉल्वेंट, ये हमने सॉल्वेंट लिया, ठीक है। अब ये सॉल्वेंट मैं आपको ऐसा कह रहा हूँ कि जो सॉल्वेंट हमने यहाँ पे लिया है दिस इज वोलेटाइल, ये हम मानेंगे कि भाई हमारा सॉल्वेंट क्या है? वोलेटाइल है। और इस सॉल्वेंट में हम लोग ने ऐड किया सपोजिंग सॉल्यूट, और ये जो सॉल्यूट है वो कैसा है हमारा? नॉन वोलेटाइल। नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट हमने ऐड किया है इन दिस गिवन सॉल्यूशन, सॉल्वेंट। इस सॉल्वेंट में नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर दिया। अब जैसे कि मुझे पता है कि टोटल प्रेशर ऑफ जो नया सॉल्यूशन बनेगा वो क्या होगा? इट विल बी पार्शियल प्रेशर ऑफ सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, दो ही कंपोनेंट है। तो सॉल्वेंट हमारा P1 हो गया और सॉल्यूट हमारा क्या हो गया? मान लो P2। अब यहाँ पे एक चीज आराम से समझना कि भाई बिकॉज जो तुम्हारा सॉल्यूट है मिक्स हो जाएगा, फिर भी है तो क्या? नॉन वोलेटाइल, इजीली वेपर में कन्वर्ट नहीं होगा, तो उसकी वेपर्स नहीं बनेगी। वेपर्स नहीं बनेगी तो उसका वेपर प्रेशर हम क्या कंसीडर करेंगे? कुछ भी नहीं कंसीडर करेंगे, जीरो। तो हम इसे क्या कर देंगे? यहाँ से हटा देंगे। यहाँ पे हमारे पास में बाकी क्या रह जाएगा? सिर्फ PS इज इक्वल्स टू P1, दैट इज पार्शियल प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट। सो PS को मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, व्हाट इज पार्शियल वेपर प्रेशर? मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इनटू वेपर सॉरी वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, दैट इज हम लोग इसको यहाँ पे हम लोग लिख देंगे P0। हम लोग P0 से प्रेजेंट करते हैं इधर सपोजिंग वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट को। यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूँ बाजू में कि भाई हमने इन क्या क्या चीजों को क्या दिया है, ठीक है। हियर PS इज वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, P1 इज पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट। क्लियर? P2 ठीक है, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूट हो गया, वो हमें समझ में आता है, काम में भी नहीं आ रहा इसलिए पे मेंशन नहीं कर रहा हूं। X1 हमारा क्या है यहाँ पे? X1 इज नथिंग बट मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। सिमिलरली अगर कहीं पे आगे जाके X2 का टर्म आएगा तो हमें समझ जाना है अपने आप क्या हो जाएगा? वो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, ये हम लोग मान के चलते हैं। अब इस चीज को अगर हम लोग फर्दर डिस्कस करें तो यहाँ पे मैं ऐसा लिख सकता हूँ दैट PS डिवाइडेड बाय P0 विल बी इक्वल्स टू X1। इधर किसी को कोई भी दिक्कत हो तो बोलो, कोई दिक्कत नहीं है। ऑलराइट,
Now what I can say is, supposing I am subtracting these two parts from वन में से इन दोनों साइड्स को सब्ट्रैक्ट करना है, पी एस अपॉन पी नॉट, वन माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इज इक्वल टू क्या लिख दिया मैंने, वन माइनस एक्स। What will this come out to be? This will be P naught minus PS upon P naught will be equals to, इसको क्या लिखा जा सकता है, 1 minus x1 क्या हो जाएगा, x2। ये हमारा एक important relation यहाँ पे आ रहा है। This is not the final expression that we want to achieve here in this derivation, but ये एक important relation आ गया जिसको हम लोग directly कई जगह use करेंगे। P naught minus PS upon P naught is equals to x2। Now सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, देखो इसे आगे दो तरीके से पढ़ेंगे इस चीज को। पहला तरीका क्या है कि अगर मान लो मेरा जो सॉल्यूशन है वो वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन है, किसके लिए पढ़ूंगा मैं, फॉर वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन। और दूसरा तरीका मैं पढ़ूंगा कि फॉर ऑल टाइप ऑफ सॉल्यूशंस जनरली हम लोग क्या इक्वेशन अचीव कर सकते हैं। सो इधर से आगे जो मैं चीज देखने वाला हूं वो देखने वाला हूं फॉर वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन। अब वो क्या देखूंगा मैं, देखो यहाँ पे मैं इक्वेशन को क्या लिख सकता हूँ, P नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इज इक्वल्स टू व्हाट इज दिस x2। x2 मतलब क्या हो जाएगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट क्या होगा, मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मोल्स ऑफ सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट, मतलब टोटल मोल्स नीचे आने चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर। Understand one thing, because the solution is very dilute, the moles of solute will be very less as compared to the moles of solvent। क्या बोला मैंने, because the solution is very dilute, moles of solute will be very less than the moles of solvent। मैं ऐसा लिख सकता हूँ that N2 will be very less than N1। yes or no? तो इधर से मेरी फाइनल जो इक्वेशन बन जाएगी P नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट will be equals to N2 upon N1। यहाँ पे मैं इसको लिख दूंगा that N2 is very less than N1। ये एक हमारा एक और इम्पोर्टेंट पार्ट आता है, दिस इज बेसिकली फॉर योर वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन। इसका जो फाइनल रिलेशन, जो फाइनल एक्सप्रेशन हमें याद रखना है वो मैं यहाँ पे लिख दूंगा। वो कैसे फॉर्म में लिखना है, देखो P नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट दिस विल बी इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या है N2 by N1। N2 by N1 को सपोजिंग मैं लिख देता हूँ, N2 क्या हो जाएगा W2 upon N2 वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट। नीचे N1 क्या है, वेट ऑफ सॉल्वेंट, और ऊपर क्या आ जाएगा मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट। इधर किसी को कोई दिक्कत, ये तो सिंपल सी चीज समझ में आती है ना, मोल्स को बस वेट और मॉलिक्यूलर वेट से रिप्लेस कर दिया। अब यहाँ पे ध्यान दो, W2 upon M2 और W1 ये देख के कंसंट्रेशन का एक टर्म आपको याद आएगा, मोलालिटी। लेकिन दिक्कत क्या है, यहाँ पे वेट जो है ना वो ग्राम्स में है, मोलालिटी में W1 पर्टिकुलरली मुझे केजी में चाहिए होता है। तो मैं क्या करूंगा, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड दिस इक्वेशन बाय 1000। ये कर दिया मैंने, मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 1000। इससे क्या हुआ देखो, W2 अपॉन M2 और नीचे W1 और ये ऊपर 1000, ये सारी चीजें अगर मैं साथ में ले लूं ना, दिस थिंग विल बी इक्वल्स टू मोलालिटी ऑफ द सॉल्यूशन। नाउ सो मेरे पास फाइनल एक्सप्रेशन जो मुझे याद रखना है वो जो आता है P नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट विल बी इक्वल टू मोलालिटी इनटू M1 that is molecular weight of solvent divided by 1000। So this is the final expression for relative lowering of vapor pressure। ये किसका एक्सप्रेशन हो गया हमारा, relative lowering of vapor pressure का एक्सप्रेशन हो गया हमारा, हमें याद रखना है। and this is particularly for very dilute solutions। yes, सो अभी हमने वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए एक्सप्रेशन निकाल लिया। अब मैं निकालूंगा एक जनरल एक्सप्रेशन फॉर ऑल टाइप ऑफ सॉल्यूशंस। ठीक है, देखो वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन के अंदर हमने क्या किया, मेनली डिफरेंस कहाँ आ गया, हमने कुछ चीज निग्लेक्ट करी। जो नीचे टर्म था याद है, N2 प्लस N1 में से N2 को निग्लेक्ट किया। हम लोग अब क्या करेंगे, हमारे जो जनरल एक्सप्रेशन है कुछ में कुछ निग्लेक्ट वगैरह कुछ नहीं करेंगे, जो एक्सप्रेशन आना है वही लेके आ जाएंगे। ठीक है, देखो हम लोग ऐसा एक एक्सप्रेशन याद हो तो हमने बीच में बताया था कि एक इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है, भले वो फाइनल एक्सप्रेशन नहीं है लेकिन वो इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है। वो क्या था एक्सप्रेशन, P नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट वॉज इक्वल टू, क्या आ रहा था वो, दैट वॉज इक्वल टू x2। यस और नो, ये एक हमारा एक्सप्रेशन मान लेते हैं, इसे इक्वेशन 1 लिख देते हैं हम लोग। दूसरा एक एक्सप्रेशन में क्या लिखूंगा, मान लो मैं यहाँ से डिवाइड करूँ इसे P नॉट को, तो 1 माइनस
PS अपॉन P नॉट विल बी इक्वल्स टू x2। इधर से मैं लिख सकता हूं दैट PS अपॉन P नॉट विल बी इक्वल्स टू 1 माइनस x2 दैट इज नथिंग बट x1। ये हो गया हमारा PS अपॉन P नॉट। इसे मैं और अगर ढंग से आगे लिखूं तो PS अपॉन P नॉट विल बी इक्वल्स टू x1 क्या हो जाएगा N1 अपॉन N1 प्लस N2। आई कैन राइट दिस थिंग, कोई दिक्कत इसके। अच्छा एक काम करते हैं, इसको ऐसे ना लिख के हम लोग के पास ये एक्सप्रेशन आ गया, इसको मैं नाम दे देता हूँ एक्सप्रेशन नंबर 2 और ये हमारा हो गया एक्सप्रेशन नंबर 1। ये दो एक्सप्रेशन आ गए। अब इसके अंदर मैं क्या करूंगा, बिकॉज मुझे निग्लेक्ट और वो सब चीजें नहीं करनी है इस बार, फिर सिर्फ डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए नहीं, एक जनरल इक्वेशन है ऑल टाइप ऑफ सॉल्यूशंस के लिए। तो मैंने ये दोनों इक्वेशंस को डिवाइड किया। डिवाइड करने से क्या मिला, देखो दिस इक्वेशन डिवाइडेड बाय दिस इक्वेशन अगर आप करोगे तो P नॉट का टर्म तो कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास में आ जाएगा P नॉट माइनस PS अपॉन P नॉट होल डिवाइडेड बाय देखो PS अपॉन P नॉट दैट विल बी इक्वल्स टू क्या आ जाएगा x2 बाय x1। एकदम स्टेप बाय स्टेप कर रहा हूं, सब समझ में आना चाहिए आपको। देखो ये एक्सप्रेशन डिवाइड बाय ये एक्सप्रेशन, सिमिलरली राइट हैंड साइड का डिवीजन भी कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर। नाउ फ्रॉम हियर इसे आगे अगर मैं लिखूं तो ये P नॉट तो गया हमारा, तो मेरे पास में बाकी क्या रह गया, देखो P नॉट माइनस PS अपॉन PS आ जाएगा नीचे, इस बार PS बाकी है तो डिफरेंट हो रहा है, देखो इक्वेशन थोड़ा अलग बन रहा है। P नॉट माइनस PS अपॉन PS इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास में x2 बाय x1। इससे मैं फर्दर क्या लिख सकता हूं, देखो P नॉट माइनस PS अपॉन PS इज इक्वल टू x2 को क्या लिख सकते हैं N2 अपॉन N1 प्लस N2 बाय N1 अपॉन N1 प्लस N2। ये N1 प्लस N2 कैंसिल हो गए, हमारे पास में बाकी क्या रह गया P नॉट माइनस PS अपॉन PS इज इक्वल्स टू N2 बाय N1, है ना। अब ये N2 बाय N1 को मैं क्या लिख सकता हूं, देखो W2 अपॉन M2 और नीचे आ जाएगा W1 अपॉन M1। आई कैन राइट दिस थिंग, इसे यहाँ पे लिख देते हैं, कंफ्यूज हो जाओगे। इसे यहाँ पे मैं लिख दिया W2 अपॉन M2 और नीचे क्या आ जाएगा यहाँ पे W1 अपॉन M1। कोई दिक्कत, N2 बाय N1 को मैं ये लिख सकता हूँ, है ना। अब मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 1000 फिर से करता हूँ। सो मेरे पास ये वाला टर्म अभी देखो एक बार फिर से क्या बन गया, दिस टर्म विल बी इक्वल्स टू, ये क्या चीज बन जाएगी हमारे पास में, दिस इज मोलालिटी इनटू मोलिकुलर वेट ऑफ सॉल्वेंट डिवाइड बाय 1000। फिर से वैसा ही एक्सप्रेशन आ गया, बट डिफरेंट क्या है, सिर्फ यहाँ पे P नॉट माइनस PS अपॉन PS आ रहा है इस बार हमारे फाइनल इक्वेशन में। एंड दिस इक्वेशन इज वैलिड, दिस इज रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इक्वेशन ही कहेंगे इसे भी, बट फॉर ऑल सॉल्यूशंस। ऑल सॉल्यूशंस मतलब डाइल्यूट भी आ गए, कंसंट्रेटेड भी आ गए। ये सभी के लिए वैलिड क्यों है, बिकॉज इसमें हमने कहीं पे निगलेक्ट जैसी चीज नहीं करी, कहीं पे कुछ ऐसा हमने कंडीशन नहीं ली कि N2 वेरी लेस देन N1 है या ऐसा कुछ भी नहीं लिया, हमने एक जनरल फॉर्म निकाला है। सो ज्यादातर आप इस इक्वेशन को यूज करोगे, बट पर्टिकुलरली हमें दिख रहा है क्वेश्चन में कि वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन है, तो हम लोग वो वाला इक्वेशन यूज कर सकते हैं। ज्यादा आंसर में फर्क नहीं आएगा, इससे करो या उससे करो, बहुत माइनर फर्क ही आएगा, लेकिन स्पेसिफिकली हमें पता है डाइल्यूट सॉल्यूशन ही है तो वो वाला इक्वेशन को लेकर सॉल्व कर सकते हो आप। नहीं तो जनरली इफ यू यूज दिस इक्वेशन फॉर ऑल द क्वेश्चन देन आल्सो इट इज वैलिड, नो प्रॉब्लम इन दैट। So this was our first colligative property, that was relative lowering of vapor pressure। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग क्या करेंगे बेटा, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर के न्यूमेरिकल्स देखेंगे। ऑलराइट, उससे पहले आप लोगों को मैं पहले बता दूं कि आपको याद होनी चाहिए इक्वेशन जो हमने अभी डिराइव करी है, ठीक है। जो फाइनल एक्सप्रेशन है वो हमें याद रखना है फॉर ऑल टाइप ऑफ सॉल्यूशन आल्सो एंड फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन आल्सो। कोई दिक्कत नहीं है ना, याद रखना है, उसे अपने नोट्स में सही से मार्क कर लेना, बार बार बता रहा हूँ। हम लोग न्यूमेरिकल देखते हैं। न्यूमेरिकल के अंदर जैसे कि क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गया होगा टॉप पे, ठीक है।
ये क्वेश्चन मैं रीड करता हूं देन हम लोग साथ में इसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। सो द क्वेश्चन गोज लाइक दिस बेटा, calculate what is the mass of non-volatile solute urea needed to be dissolved in 100 gram of water in order to decrease the vapor pressure of water by 30%। देखो वाटर हमारा सॉल्वेंट है, उसमें मैं नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट यूरिया डाल रहा हूं और मुझे वेपर प्रेशर कितना डिक्रीज करना है, 30% डिक्रीज करना है। व्हाट विल बी द मोलालिटी ऑफ द सॉल्यूशन। तो इस क्वेश्चन में दो चीजें पूछी हुई है, अगर आप ध्यान से देखोगे कौन कौन सी दो चीजें पूछी हुई है हमें, एक तो पूछा हुआ है कितना मास ऑफ यूरिया ऐड करना है, एंड जो सॉल्यूशन बनेगा उसकी फाइनली मोलालिटी भी पूछी हुई है, ठीक है। लेट अस सॉल्व दिस क्वेश्चन टुगेदर। पहले हम गिवन डेटा देख लेते हैं क्या क्या दिया हुआ है। अब देखो क्वेश्चन में हमें क्या क्या चीजें दी हुई है, हमें ये दिया हुआ है 100 ग्राम ऑफ वाटर है, वेट ऑफ सॉल्वेंट हमें दिया हुआ है W1 इज इक्वल्स टू 100 ग्राम। जो जो चीजें दी हुई है मैं लिख लेता हूं यहां पे पहले, ठीक है। वेट ऑफ सॉल्वेंट इज गिवन एज 100 ग्राम, यहाँ पे थोड़ा नीचे W1 इज इक्वल्स टू 100 ग्राम हमें दिया हुआ है। दूसरी चीज हमें क्या दी हुई है इस क्वेश्चन के अंदर, हम लोग देख लेते हैं कि हमें वेपर प्रेशर जो डिक्रीज करना है वो 30% करना है, ठीक है। ये हम लोग ध्यान में रख लेंगे। ऑलराइट, लेट अस मूव अहेड। हमें यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले तो हम लोग इक्वेशन लगाएंगे। देखो 30% डिक्रीज हुआ है वेपर प्रेशर, बहुत कम डिक्रीज नहीं हुआ है, अच्छा खासा डिक्रीज हुआ है, मतलब ये वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन नहीं है, इसमें सॉल्यूट की मात्रा काफी होगी। सो हम लोग क्या करेंगे, एक जनरल इक्वेशन लगाएंगे जो हमने देखा था। क्या इक्वेशन था, पहले तो वो लिख लो, पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी एस इज इक्वल्स टू, याद करो हमने एक इक्वेशन देखा था N2 अपॉन N1, याद आया ये चीज, ये इक्वेशन हम लोग देख चुके हैं। नाउ फ्रॉम हियर व्हाट आई कैन से इज, मैं गिवन डेटा अगर इधर पुट करूं तो देखो 30% डिक्रीज हुआ है प्रेशर, जितना सॉल्वेंट का था उसके कंपैरिजन में अब कितना हो गया, 30% डिक्रीज हो गया है। सो इसे अगर मैं 100 मान लूं सपोजिंग परसेंटेज के टर्म में पी नॉट को, माइनस ये पी एस कितना हो जाएगा, 30% डिक्रीज होकर 70 हो जाएगा, इसे मैं 70 ले लिया, डिवाइड बाय ये कितना हो जाएगा 70। तुम बोलोगे सर ये आपने कैसे ले लिया, 170 क्वेश्चन में तो नहीं दिया हुआ था। अरे परसेंटेज के टर्म में दिया हुआ है ना चीज, तो इसे हम लोग डायरेक्टली ऐसे ले सकते हैं, ठीक है। यू कैन सॉल्व इट लाइक दिस। अब यहाँ पे क्या है, N2 by N1, N2 by N1 है, मतलब एक तरह से देखो N2 by N1 को भी मैं सही से यहाँ पे अगर लिखूं तो इट इज नथिंग बट W2 अपॉन M2, और यहाँ पे नीचे यहाँ पे आ जाएगा W1 और M1, ये हमारा इक्वेशन है। अब मैं W2 की वैल्यू तो मुझे ढूंढनी है, वेट ऑफ यूरिया ढूंढना है ना, डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ यूरिया। मॉलिक्यूलर वेट ऑफ यूरिया क्या हो गया, एक तरह से 60 होता है यहाँ पे, ठीक है। वेट ऑफ सॉल्वेंट हमें दिया हुआ है शुरुआत में देखो 100 ग्राम, ये क्वेश्चन में गिवन था, दिस वाज गिवन टू अस W1, एंड मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट हम जानते ही हैं, वाटर का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है 80। दिस विल बी नथिंग, बस ये क्या आ जाएगा 30/70, मतलब 3/7 हो जाएगा, विल बी इक्वल्स टू W2 अपॉन 60 इंटू 100, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 18। When you will solve this, you will get the value of W2। हमें यहाँ से क्या मिल जाएगा W2, इसे सॉल्व करते हैं, चलो let us try solving this thing। This will be equals to, देखो ये क्या आ जाएगा 6 3 6 10, ये 3 यहाँ से गया, हमारे पास में W2 आ जाएगा 1000 divided by 7 which is approximately equals to 143 grams। So this is your first part। ये हमने क्या निकाल लिया कि 143 ग्राम ऑफ यूरिया हैज टू बी एडेड इन 100 ग्राम ऑफ वाटर टू लोअर द वेपर प्रेशर बाय 30%। दूसरा पार्ट, हमें मोलालिटी ऑफ सॉल्यूशन पूछा। अब मोलालिटी ऑफ सॉल्यूशन पूछा, मुझे एक इक्वेशन पता है डायरेक्टली, हमने डिराइव करी है जिसमें मोलालिटी का टर्म आता है, तो हम वही इक्वेशन यहाँ पे डायरेक्टली लिख लेंगे। इक्वेशन क्या थी, याद करो, पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी एस इज इक्वल्स टू मोलालिटी इंटू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट डिवाइडेड बाय 1000। देखो ये याद होगी ना इतना आसानी से अच्छे से, तभी जाके क्वेश्चन जल्दी होंगे। यहाँ पे गड़बड़ करोगे ना अगर, तो आगे कुछ गलत ही होने वाला है सब कुछ, ठीक है। तो इसलिए याद रखो इक्वेशंस को। सो पी नॉट माइनस, वापस से वही बात होगी, 100 माइनस 70 डिवाइडेड बाय 70 इज इक्वल्स टू, मोलालिटी अपने को ढूंढनी है, मल्टीप्लाई बाय 18 आ जाएगा यहाँ पे, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा बेटा 1000। सो यहाँ से हमें मोलालिटी मिल जाएगी। मोलालिटी क्या आ जाएगी, लेट अस सी, ये आ जाएगा 3/7 वही पहले, सो 3 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय 7, और यहाँ पे आ जाएगा 18, ये आ जाएगा 6, सो मेरे पास में आ जाएगा फाइनली 1000/42। दिस विल बी अप्रोक्सीमेटली बी इक्वल टू, हमारा जो आंसर आना है दैट इज
सॉरी 23.8, इसे आप डिवाइड करोगे 23.8 अप्रोक्सीमेटली आपका आंसर आ जाएगा। सो दिस इज योर मोलालिटी ऑफ द सॉल्यूशन। ऑलराइट, सो न्यूमेरिकल समझ में आ गया पूरा। आपको कुछ नहीं करना था, आइडेंटिफाई करनी थी दो इक्वेशन जो आपको लगानी है, यहाँ पे वैल्यूज पुट करनी है, आंसर आपके सामने है। सो अब हमारे नेक्स्ट न्यूमेरिकल पे हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो है आपकी स्क्रीन पे आ गया, ठीक है, केबीसी की तरह। अगला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे, हम लोग कितने करोड़ रुपए के लिए, 2 करोड़ रुपए, ठीक है। लेट अस, क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है हमारा, वेपर प्रेशर ऑफ अ डाइल्यूट एक्वियस सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज is 700 mmHg at 373 Kelvin temperature. Calculate molality of the solution and mole fraction of solute. देखो इधर दो तीन चीजें समझने वाली। पहली तो देखो ये क्या है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए है। तो डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए हमें पता है कि हम एक डायरेक्ट एक्सप्रेशन भी यूज कर सकते हैं और एक जनरल वाला भी यूज कर सकते हैं। हम जनरल ही यूज करेंगे, ठीक है ना, वो सबके लिए आंसर सही ला देता है। डाइल्यूट जो हमारा जो डाइल्यूट वाला है ना, उसके अंदर हम लोग ने निगलेक्ट किया तो आंसर थोड़ा सा वेरी करता है, बस वो थोड़ा इजी कैलकुलेशन के लिए होता है। पर हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जनरल वाला इक्वेशन यूज करेंगे। हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है पहले लिख लेते हैं। क्वेश्चन में गिवन है हमें PS = 700 mmHg। mmHg और कुछ नहीं है, यूनिट ही है प्रेशर का, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। अब एक चीज समझना, हमारे पास में एक्सप्रेशन जो है वो ऐसा है, P0 - PS अपॉन PS = मोलालिटी इनटू m1 डिवाइड बाय 1000। ये आई थिंक आप सबको रट गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है ना इसके अंदर। नाउ यहाँ पे हमें PS पता है, P0 नहीं पता है। P0 नहीं पता है तुम बोलोगे तो बेटा 2 लगाऊंगा। क्यों? देख P0 क्या है, P0 हमारा है वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर समझते हो क्या? सॉल्वेंट हमारा यहाँ पे वाटर है। वाटर एट टेम्परेचर कितना दिया हुआ है, 373 केल्विन। 373 केल्विन मतलब 100 डिग्री सेल्सियस। 100 डिग्री सेल्सियस पे वाटर का वेपर प्रेशर होता है 1 एटमॉस्फेयर, बिकॉज उस टेम्परेचर पे वो बॉयल होता है, ठीक है ना। और बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन ही यही होती है, टेम्परेचर एट विच द वेपर प्रेशर बिकम्स इक्वल्स टू 1 एटमॉस्फेयर। सो वाटर का हमारा वेपर प्रेशर एट 100 डिग्री सेल्सियस कितना है, 1 एटमॉस्फेयर। एंड 1 एटमॉस्फेयर को मैं mmHg के टर्म्स में लिखूंगा तो कितना होता है, 760 mmHg। कितना होता है, 760 mmHg P0 की वैल्यू। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा वो 760 माइनस यहाँ पे क्या आ जाएगा, 700 डिवाइड बाय 700 इज इक्वल्स टू मोलालिटी इनटू 18 डिवाइडेड बाय 1000। यहाँ पे अगर हम लोग देखें, इसे फर्दर सॉल्व करें तो दिस विल बी 60 डिवाइडेड बाय 700 इज इक्वल्स टू मोलालिटी इनटू 18 डिवाइडेड बाय 1000। दिस गॉट कैंसल्ड, दिस गेट्स कैंसल्ड, ये 6 3 18 आ जाएगा यहाँ पे। तो हमारे पास में मोलालिटी विल बी इक्वल्स टू 100 डिवाइडेड बाय 21 which will be approximately be equals to 4 point कुछ आएगा, 4.38 आंसर है, 4.76 वैल्यू आ जा रही है आपकी मोलारिटी की। आप लोग को चेक कर लेनी है, ठीक है। दूसरी चीज हमें यहाँ पे क्या निकालनी है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। अब याद करो जनरलाइज्ड इक्वेशन जो थी हमारी, उसमें एक ऐसा भी इक्वेशन हमने पढ़ा था, दैट P0 - PS अपॉन PS इज इक्वल्स टू N2 by N1। ये एक एक्सप्रेशन आ रहा था हमारा जब हम जनरलाइज्ड इक्वेशन का डेरिवेशन कर रहे थे। सो उसके अंदर N2 by N1 ये आ रहा है। अब एक और चीज समझ लेना है साइड में, दैट बिकॉज ये कुछ सॉल्यूशन क्या है, डाइल्यूट है, तो मैं N2 by N1 लिखूं या N2 by N1 plus N2 लिखूं, एक ही बात होगी ऑलमोस्ट। क्यों? बिकॉज N2 तो बहुत छोटा है, मैं लिखूं ना लिखूं एक ही बराबर होनी चाहिए बात। एंड मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं, बिकॉज यही चीज मेरी क्या बन जाती है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट बन जाती है, जो मुझे ढूंढना है। तो एक तरीके से मैं इसको फाइनली क्या लिख सकता हूं, P0 माइनस PS अपॉन P0 इज इक्वल्स टू क्या लिख सकता हूं मैं यहाँ पे, x2। कोई दिक्कत? इधर से क्या निकालना है तुम्हें, x2 निकालना है। यू हैव टू कैलकुलेट x2, दैट विल बी इक्वल्स टू, देयरफॉर x2 विल बी इक्वल्स टू 760 minus 700 divided by 7, this is PS, sorry, this is PS, to 700, that will be equals to 60 by 700, which is nothing but 6 by 70, and 6 by 70 की exact value अगर हम लोग जानना चाहें तो that will come out to be 0.085। ये आंसर आना चाहिए, प्लीज चेक कर लेना आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है ना। थोड़ा तो खुद भी करना चीजों को। सो
ये हमारा पूरा न्यूमेरिकल हो जाता है रिलेट टू रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। अब बच्चों एक चीज समझो, मैंने आपको आज के जो वीडियो है उसके अंदर क्या क्या चीज समझाई, मैंने कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या होती है वो समझाया, और फिर मैंने बताया आप लोगों को कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में पहली प्रॉपर्टी हमने डिटेल में डिस्कस की, दैट इज रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, और उसके न्यूमेरिकल्स देखे। ऑलराइट, अब साथ में मैं क्या करूंगा, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक छोटी सी एक्सरसाइज दूंगा आपको, जिसके अंदर क्वेश्चंस होंगे रिलेटेड टू दिस टॉपिक, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। वो आप लोग को सॉल्व करने हैं आफ्टर स्टडीइंग दिस वीडियो इन डिटेल। ऑलराइट, थैंक यू सो मच, आई होप यू अंडरस्टैंड एवरीथिंग इन डिटेल एंड करेक्टली। अगर कोई भी दिक्कत हो प्लीज वीडियो को थोड़ा वापस से रिवाइज करो, चीजों को थोड़ा बुक्स ओपन करो, ठीक है। एंड फिर भी नहीं हो पा रहा हो तो आप लोग क्या कर सकते हो, मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। कांटेक्ट डिटेल्स आपको मैंने डिस्क्रिप्शन एरिया में प्रोवाइड करी हुई है। ऑलराइट, सो कीप स्टडीइंग एंड कीप स्माइलिंग। ओके, थैंक यू सो मच।